So, good morning once again. Today's topic is more than 20 confused words for teenagers. जनरली जो टीनेजर्स हैं क्लास 6 से लेकर के 12वीं के बच्चे, कुछ वर्ड्स हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. वो जो वर्ड्स क्लास में टीचर प्रोनाउंस करते हैं या कहीं और सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या. चलिए जानते हैं वो 20 वर्ड्स 20 प्लस वर्ड्स क्या हैं. ये रहे ब्लैक बोर्ड में आपको 16 और ये 8 24 वर्ड्स में लिखा हूं. और फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इट्स स्टडी फॉर अंडरस्टैंडिंग आई हैव क्लासिफाइड दीज वर्ड्स इनटू टू ग्रुप्स. राइटिंग स्किल ग्रुप, अदर वन इज स्पीकिंग स्किल ग्रुप. And I am damn sure that whatever these words I have written here, all are known to you. Only difference is that you are not knowing the exact meaning of these words. Clear? So today I will tell you all those meanings with some hints and with some information, और गारंटी दे रहा हूं कि इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे. तो चले चलते हैं इन वर्ड्स के बारे में, इन शब्दों के बारे में, और जानते हैं क्या क्या हेयरलाइन डिफरेंस है इनके बीच में. और इन जो दो क्लासिफिकेशन मैंने किया है, राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल, इसमें फिर कुछ कंफ्यूजन है. आप ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा कहीं डबल क्रॉस किया हूं मैं और कहीं सिंगल क्रॉस किया हूं मैं. ये जो डबल क्रॉस जो दिख रहा है, एक रिपोर्ट्स और दूसरा नैरेटिव्स, ये दोनों में यूज होते हैं, राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी इक्वली यूज किया जाता है. बट सिंगल जो जहां क्रॉस किया हूं मैं, स्टोरी और मैसेज, ये मैक्सिमम परसेंटेज इसका राइटिंग में होता है, पर मिनिमम कभी कभी रेयरली ये स्पीकिंग में किया जाता है. सो गेट रेडी. उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलेंगे, कमेंट अवश्य करेंगे और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो लीजिए, आपके सामने है वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स. आज के बाद आपको गारंटी है आप नहीं भूलोगे. तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऐसे. क्लियर? दिस ऐसे इज ए पीस ऑफ राइटिंग that includes author's own analytical argument. ठीक है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर में ऑथर का खुद का एनालिटिकल आर्गुमेंट होता है, उसमें उसका अपना पर्सनल व्यू रिप्रेजेंट करता है. जनरली ये ऐसे तीन तरह के होते हैं. एक नैरेटिव ऐसे, जिसमें ऐसे तो लिखा जाता है पर उसमें कुछ मोरल आते हैं या उसमें कुछ सीखने की चीजें होते हैं, जिसको मोरल्स बोलते हैं. क्लियर? दूसरे टाइप के ऐसे होते हैं द पर्सनल ऐसे. वो राइटर्स का अपना ओपिनियन होता है, वो अपने कुछ स्टोरी सोच करके उसके ऊपर वो लिखता है, उसका अपना ओपिनियन होता है, उसके यूनिवर्सलिटी से कोई मतलब नहीं होता है. तीसरा होता है फॉर्मल ऐसे. जैसे हम लोग लिखते हैं गाय के विषय में कैसे लिखो, उसमें हम फैक्ट्स देते हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं, है ना, 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं, 2 आंख. ये जो फैक्ट्स उसमें आते हैं, इससे हम ऐसे कहते हैं. तो ये रहे आपके ऐसे. नेक्स्ट, स्टोरी. एक टेल है जो एंटरटेनमेंट के लिए कहा जाता है या सुना जाता है. बार बार इससे बोला जाता है ताकि जो कहानी है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास किया जा सके. और गॉसिपिंग भी एक स्टोरी होता है, गप्पे मारना, यह भी एक स्टोरी के तरह आता है. इसमें स्टोरी जब लिखते हैं तो इसमें 5 एलिमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कास्ट, उसके पात्र चरित्र, सेटिंग, प्लॉट, और चरित्रों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, उसके बाद रिजोल्यूट करना. सो ये एसेंशियल एलिमेंट्स स्टोरी को कंटिन्यूटी लाता है, स्मूथ रनिंग देता है और इसमें एक्शन डेवलप कराता है. नेक्स्ट, थर्ड वन इज कंपोजिशन. Composition is a skill to write on a
गिवन टॉपिक, इसमें आपकी क्रिएटिविटी जरूरी है और वो क्रिएटिविटी आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर लिखना है। जैसे आपकी एज, आपकी क्लास के हिसाब से इस कंपोजिशन पे वर्ड लिमिट दिया जाता है, 150 वर्ड, 250 वर्ड, 100 वर्ड, 500 वर्ड। उस लिमिट के अंदर में आपकी ब्रिलियंट क्रिएटिविटी लाने होते हैं, दैट इज कंपोजिशन। उसके बाद आता है पैराग्राफ। ए पैराग्राफ इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंपोजिशन जिसमें सीरीज ऑफ सेंटेंस होते हैं और हर एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस उसका पहला सेंटेंस से रिलेटेड होता है, पर ऐसा कंपोजिशन पे होना जरूरी नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है पैराग्राफ में कि उसका पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस मजेदार, खूबसूरत, इंपोर्टेंट होना चाहिए। और आप जो सेंटेंस इसमें लिखोगे केयरफुली लिखना है, शॉर्ट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, और एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस का रिलेशन होना चाहिए। और पैराग्राफ ऐसे छोटा होता है कंपोजिशन से, तो आप ये देखिए कि एक भी ऐसा सेंटेंस उसमें ना दें जो उस टॉपिक से इररिलेवेंट हो। नेक्स्ट इज प्रिसिस। प्रिसिस इज ए वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब आप जानते हो छोटा, किसी भी कंपोजिशन या पैराग्राफ को छोटा करके लिखना। इसका मतलब ये नहीं कि उस पैराग्राफ में और कंपोजिशन में जो भी वर्ड्स है उसी को उठा के ला करके नोट कर लेना, ये प्रेसिज नहीं होता है। वो प्रेसिज जो होता है, आप पैराग्राफ से क्या समझे हो उसको आप अपने वर्ड्स में लिखनी है। और हमेशा ध्यान रखिएगा पैराग्राफ लिखते समय ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखाएगा, थर्ड पर्सन और पास्ट टेंस। उसके बाद आते हैं पैसेज। एज द नेम इंप्लाइज, पैसेज मीन्स एक पतला सकरीला रास्ता, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी कंपोजिशन का या पैराग्राफ का एक छोटा सा रिटन वर्क, एक छोटा पोर्शन को हम पैसेज बोलते हैं। और ये या तो फिक्शन राइटिंग का हो सकता है या नॉन फिक्शन राइटिंग का हो सकता है। ये कुछ तो सोचते हैं कि पैसेज बहुत छोटा होता है, कभी कभी एक दो सेंटेंस का भी पैसेज होता है, बट एक छोटा पैराग्राफ बहुत ही जरूरी होता है एक पैसेज के लिए। Then come to message. A message is any information spoken or written. जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, spoken और written, इसका मैक्सिमम पोर्शन written पे होता है, बहुत रेयरली कहीं कहीं ये spoken पे जाता है। एक आदमी से दूसरे आदमी के पास में कोई मैसेज पास करना हो, जो चीज हम पास करते हैं इंफॉर्मेशन के जरिए, वही मैसेज होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसको मैसेज पास करना चाह रहे हैं वो घर में नहीं है या वो ऑफिस में नहीं है, कोई दूसरा वहां पे है। अब हम वो दूसरा को मैसेज देंगे कि वो तीसरा को इंफॉर्मेशन देना है, तो वो जो दूसरा आदमी है जिसके लिए मैसेज नहीं है, पर जो रिसीवर है वो मैसेज को नोट करेगा, समझेगा और वो अपने भाषा में अपने दिमाग से वो ऐसा मैसेज लिखेगा, शॉर्ट मैसेज, कि अगला थर्ड पर्सन जो आए जिसके लिए मैसेज है वो उसको देख करके समझ सके। और वो क्लियर होना चाहिए। और रिपोर्टेड स्पीच में मैसेज लिखा जाता है जिसमें टाइम, डेट, रिसीविंग द मैसेज और ब्रीफ सैल्यूटेशन होता है, और नीचे उसका नाम और सिग्नेचर का बहुत ही महत्व होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द नोटिस। देखो आप, मैसेज और नोटिस दो अलग चीजें हैं। नोटिस इज ए शॉर्ट प्रिंटेड और हैंड रिटेन इंफॉर्मेशन व्हिच वन कैन ऑब्जर्व टू टेक नोट ऑफ इट। आपने देखा होगा स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, कोई फ्लैट वगैरह में या कोई ऑफिस के सामने एक नोटिस बोर्ड टंगा रहता है, उसमें उस फ्लैट का बॉस या सेक्रेटरी या उस ऑफिस के जो हेड होते हैं वो नोटिस लिखते हैं। क्या उनको किसी के जरिए नोटिस लिखवाते हैं कि आज का दिन ये होने वाला है, ताकि उसके बाकी रिलेटेड लोग उसको देख के समझ जाए, नोट कर सके कि आज एक्चुअल में क्या होने वाला है। नेक्स्ट इज द आर्टिकल।
आर्टिकल इज a process of creating a non-fiction text. रिमेंबर, फिक्शन के ऊपर कभी भी आर्टिकल्स नहीं लिखा जाता है ना? हो गया। नॉन फिक्शन टेक्स्ट होता है या करंट रिसेंट न्यूज के ऊपर में होता है, जनरल इंटरेस्ट के ऊपर होता है, स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर होता है। आज के डेट में जैसे कोरोना, कोरोना का ऊपर में आप आर्टिकल लिख सकते हो। छत्तीसगढ़ में कोरोना का क्या कंडीशन है उसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो। यू कैन कंपेयर द कोरोना ऑफ इंडिया एंड कोरोना एट यूएस। यू कैन कंपेयर, दिस इज ऑल्सो कंपेरेटिव आर्टिकल हो सकता है। सो ए आर्टिकल इज ए पीस ऑफ रिटन राइटिंग फॉर लार्ज ऑडियंस। तो इसका मोटिव ये होता है कि ये जो राइटिंग आपने आर्टिकल लिखे हो, ये किसी पेपर में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, जर्नल में और ऑनलाइन पब्लिश हो, so that it will gather a large audience and it will be informative to whole world, even to the society. Next one is narratives. ये राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम किसी के भी ऊपर में डिटेल्स के बारे में हम उसका बताना होता है। जैसे मैंने कल एक पिक्चर देखा, उस पिक्चर्स को मेरे दोस्तों के बीच में नरेट करना है। कैसे? मैं तो मजा लेकर नरेट करूंगा ना, कैसे बॉक्सिंग चल रहा था, कैसे फाइटिंग हो रही, तो सारी चीज मैं अपने अंदाज में बताऊंगा। दिस इज इन ए सिंपल वे नरेटिव। ओके, इसमें जो स्टोरी मैंने फिल्म में देखा उसको कैरेक्टर्स जो है उसमें फिल्म में जो कैरेक्टर्स था उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं मेरे अपने अंदाज से। नेक्स्ट इज समरी। ये भी कुछ कंट्राडिक्टरी है नैरेटिव के साथ में। मैंने 3 घंटे का पिक्चर को नरेट किया आपको 1 घंटे में, बट उसकी जब समरी बताऊंगा तो क्या बताऊंगा? ऐसा हुआ, वैसा हुआ, अंत में इसकी विजय हुआ। ये रहा समरी। समरी इज द वेरी फ्यू की डिटेल्स ऑफ दैट स्टोरी। नैरेटिव्स जो है वो डिटेलिंग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नरेटर, पर यहाँ पे जो समरी है यहाँ पे डिटेलिंग नहीं होता, यहाँ की पॉइंट्स होता है और अपनी तरफ से कोई मिर्च मसाला इसमें लगाया नहीं जाता है, अपना आइडिया उसमें दिया ही नहीं जाता है। अब अपने वर्ड्स में लिखते हैं पर अपनी तरफ से कोई आइडिया उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट। जनरली ऑफिस में बोलते हैं कल आपको जो काम दिया गया था उसकी डिटेल रिपोर्ट सबमिट करो, या कल सुबह 10 बजे आकर के मेरे ऑफिस में उसकी रिपोर्ट बताना। मतलब आके मेरे सामने स्पीक करना है, या कल 10 बजे मुझे रिटन रिपोर्ट चाहिए। तो ये रिपोर्ट भी जो है ये इक्वली राइटिंग स्किल पे आता है एज वेल एज स्पीकिंग स्किल पे आता है। तो रिपोर्ट है क्या? अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज के, जैसे मान लो मैंने कल फील्ड विजिट के लिए गया, किसी काम का फील्ड विजिट के लिए गया, वहां का रिपोर्ट मुझे मेरे बॉस को देना है। तो सबसे पहले मैं अगर रिटर्न देता हूं तो उसमें पहले मैं लिखूंगा मेरा अपना नाम, क्योंकि रिपोर्ट मैं लिख रहा हूं, उसमें अपना नाम रहेगा। फिर कंटेंट आएंगे, उस कंटेंट में कौन कौन सा पोर्शन मैंने नेक्स्ट फॉलो हो रहा है वो सारी चीज दूंगा। फिर इंट्रोडक्शन दूंगा रिपोर्ट का, उस रिपोर्ट जिसका रिपोर्ट में बना रहा वो क्या काम है उसका इंट्रोडक्शन। फिर एक बॉडी बनेगी, फिर लास्ट में समरी जाएगा, उसके बाद कंक्लूजन करूंगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट 2 पॉइंट इसके बाद में जो आते हैं, रिकमेंडेशन और रेफरेंस। उस रिपोर्ट को लिखने के बाद में मैं रिकमेंड करूंगा कि जिस फील्ड वर्क के लिए मैंने गया था वो आगे इसको लागू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो एज सच किया जा सकता है या कोई बदलाव के साथ किया जा सकता है, मेरा अपना ओपिनियन उसमें दूंगा। दूसरा, इस रिपोर्ट लिखने में मुझे किस चीज का हेल्प लेना पड़ा है, कौन सी बुक का, कौन सी जर्नल्स का, कौन सी लिटरेचर का, कौन सी एनसाइक्लोपीडिया का, वो सारे का नाम इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंस उस रिपोर्ट में रहेगा। सो दिस इज व्हाट द रिपोर्ट। नेक्स्ट, नोट्स आर शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड और फैक्ट्स टू एड द मेमोरी। आप क्लास में बैठे हो, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो टीचर्स जब पढ़ा है तो आप वहां से छोटा छोटा नोट्स लिखते हो। दिस इज कॉल्ड नोट्स। ये नोट्स जो है इट इज टेकन एज ए रिकॉर्ड। इसको आप एलाबोरेट करके फिर से अपने डिजायर में रिप्रोड्यूस कर सकते हो उस लेक्चर को। दैट इज नोट। देन कम टू प्रोजेक्ट।
Project is a series of tasks that needed to be completed in order to reach a specific outcome and to achieve a particular goal. स्कूलों में आपको साइंस के प्रोजेक्ट मिलते हैं, इंग्लिश के प्रोजेक्ट मिलते हैं, हिंदी के प्रोजेक्ट मिलते हैं, कॉमर्स के प्रोजेक्ट मिलते हैं. तो इस प्रोजेक्ट जो होता है इट कैन रेंज फ्रॉम ए सिंपल टू कम्प्लेक्स एंड कैन बी मैनेज्ड बाय आइदर वन पर्सन और मेनी पर्सन. इसमें भी रिपोर्ट की तरह सारे चीज होते हैं. कवर पेज डिजाइन करना होता है, ऑथर का नाम लिखना होता है, गाइड का नाम लिखना होता है, टेबल ऑफ कंटेंट आता है, देन सर्टिफिकेशन आता है, बहुत सारी चीजें. फिर बॉडी, कंटेंट, कंक्लूजन, रेफरेंस, सारी चीज इसमें भी आते हैं. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट जनरली क्लास 9 to 12 में इंग्लिश लिटरेचर पे ये क्वेश्चंस हैं. ये क्या सारे चीज, हर एक चीज 9 to 12 में इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द राइटिंग स्किल एंड इन स्पीकिंग स्किल. तो एडवर्टाइजमेंट जो है, जिस चीज का आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो उस प्रोडक्ट की ओर पब्लिक का अटेंशन ड्रॉ कराना है. और ये एडवर्टाइजमेंट क्रिएट्स एन एटमोस्फियर एंड अवेयरनेस so that the peoples will buy the things, peoples will know about the products and service, and this advertisement also influence them to buy in a large scale. Advertisement complements and supplements companies' sell effort. It is a kind of public notice asking for or offering a service. Sometimes advertisements are given for missing persons, missing pet animals, for providing service, providing job, etc. Then letter writing. So letter is a precise information given or the grievances intimated to the authority in a given format. As such, in our last class, I have told you letters are of two types, formal letters and informal letters. Please refer my video, letter writing. Its link is given at the top. So just go through that video. Now, second part of this is the speaking skill. You will see, first one is speech. भाषण देना, शुद्ध हिंदी में इसे भाषण देना कहते हैं. Speech should consist of small sentences having not more than 10 to 12 words पर सेंटेंस. ठीक है, कोई भी सेंटेंस इसका मैक्सिमम 10 से 12 वर्ड्स लेनी चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा वर्ड्स आप डालोगे तो आपके सेंटेंस का मजा और सेंटेंस आप याद भी रख नहीं पाओगे और आपकी स्पीच खराब हो जाएगी. सबसे पहले ग्रीट योर ऑडियंस एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक यू आर स्पीकिंग ऑन. द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द स्पीच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट which decides the impact of speech. Which part? The introduction. आपका इंट्रोडक्शन बढ़िया है तो फिर आपकी स्पीच बहुत बढ़िया रहेगा, लोग सुनेंगे. और आपका इंट्रोडक्शन, आप कैसे प्रोड्यूस किए हो उस चीजों को, कैसे आपने सर्व किया है ऑडियंस के सामने, वो अगर सही नहीं रहा तो पूरे आपके जो 10 मिनट बोलने वाले वो बेकार हो जाएगा, आप बोल भी नहीं पाओगे. इट शुड नॉट बी मोर देन 10 मिनट्स. उसके ज्यादा बोलोगे फिर आप दिक्कत पे आओगे. नेक्स्ट पॉइंट है एन ओरेटोरी. ओरेटोरीज, इट इज अ लॉन्ग फॉर्मल स्पीच. फॉर्मल, जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो वहां पुजारी जी बैठे रहते हैं, या पुजारी जी अपना ज्ञान का भंडारा खोलते हुए जो बोलते चले जाते हैं, या कहीं कहीं आप भागवत सुने होंगे, भागवत चल रहा है. ये सारे ओरेटोरीज है, उसके पीछे पीछे बहुत बहुत कहानियां सुनाए जाते हैं. ये एक प्रैक्टिस है. ओरेटोरी इज ए प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इफेक्टिवली इन पब्लिक. आप कितना परफेक्टली बातें बोल सकते हो, आप कैसे बोल रहे हो और ऑडियंस को कैसे कन्विंस कर रहे हो, दैट्स मेक द डिफरेंस एंड दैट इज द हिडन क्वालिटी ऑफ ओरेटोरीज. नेक्स्ट इज इलोक्यूशन. ELOCUTION. It is also a ability of speech. पर इस स्पीच के लिए टॉपिक पहले से आपको दिया जाता है, तैयार करके आके आपको उस टॉपिक पे
बोलना है। यू हैव टू स्पीक विथ क्लियर प्रोनाउंसिएशन, expression and intonation. Elocution is the skill of pronouncing your words correctly. So this is what the elocution. Next is extempore. Very hairline difference is there between elocution and extempore. Extempore is a speech which a candidate is required to make on a topic given there and then only. इसमें कोई तैयारी का समय नहीं मिलेगा। आप स्पीच देने पहुंचे हो, वहां जब आप हॉल में बैठ गए हो तब स्पीच की टॉपिक दिया जाएगा, आपको इस टॉपिक पे आज स्पीच देनी है, और वहीं पे 5 या 10 मिनट जो मिलेगा उसमें सभी पार्टिसिपेंट्स तैयार करेंगे और दे विल स्पीक ऑन दैट टॉपिक। नेक्स्ट इज कमेंटरी। कमेंटरी आज के डेट में एक पॉपुलर सर्विस हो गया है, जॉब ओरिएंटेड टॉपिक हो गया है ये। आप देखते हैं क्रिकेट में कमेंट्री आती है, वो क्या है, लाइव है, ठीक है। गेंद बॉलिंग हो रहा है, बैटिंग हो रहा है, आप गेंद कौन सी तरह का गेंद है, वो फर्स्ट बॉल है कि गुगली है कि लेग स्पिन है, राइट स्पिन है, क्या है, वो सारी चीज के डिस्क्राइब करते हैं। बॉल कहाँ पे पिच हुआ है, फाइन लेग पे हुआ कि क्या हुआ, फिर बैट्समैन किस तरह से बॉल को स्ट्राइक किया और बॉल फिर किस रास्ते से निकल गई बाउंड्री के, और ये सारी चीज जो नरेट करना होता है देख करके लाइव टेलीकास्ट, इसी को हम कमेंट्री बोलते हैं। और इसमें हर एक प्लेयर्स की जानकारी आपको देनी पड़ती है। उसके अलावा मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में कुछ बहुत बड़ा सा कार्यक्रम हो रहा है तो उस कार्यक्रम की लाइव टेलीकास्ट होना, रथ यात्रा का लाइव टेलीकास्ट जो होता है, वो सारे को हम कमेंट्री बोलते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन कमेंट्री का पहले होता है। जैसे पिच रिपोर्ट देने जाते हैं, रवि शास्त्री और संजय मंजरेकर आते हैं, जमीन को छू करके देखते हैं, फिर बोलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जो ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं वो ग्राउंड की डिस्क्रिप्शन देते हैं उस वक्त का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड्स होते हैं, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, कबड्डी ग्राउंड, तो हर ग्राउंड का अलग अलग तरह का रिपोर्ट होता है और उसको डिस्क्राइब किया जाता है इंस्टेंट। तो ये दोनों चीज आपने जो अभी सुना, कमेंट्री और डिस्क्रिप्शन, ये दोनों इंस्टेंट है और इसमें स्पीकर लाइव होता है और उसकी प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है इस स्पीच में। नेक्स्ट इज डिस्कशन। डिस्कशन इज ए फॉर्म ऑफ लाइव कंपोजिशन। आपने देखा है कंपोजिशन, ये कंपोजिशन इज ए राइटिंग, और ये जो डिस्कशन है ये लाइव कंपोजिशन है जिसमें ऑडियंस के सामने में आपको किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। इसमें आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी आइडिया, आपकी थॉट्स ऑन द टॉपिक इज गिवन मोर प्रेफरेंस। इसमें हार्ड वर्क की जरूरत है, क्रिएटिविटी चाहिए और इमेजिनेशन चाहिए। डिस्कशन जहां पे हो रहा है तो जो डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कशन जो सुनने वाले हैं उन सब के पास में इस टॉपिक के आइडिया होना बहुत जरूरी है। एक दूसरा पॉइंट, आप जो डिस्कस कर रहे हो तो जितने आदमी डिस्कस कर रहे हैं कोई भी किसी को गुस्सा दिलाने का नहीं है, क्योंकि ये नियम विरुद्ध है। और टॉपिक जो सिलेक्शन होता है वो छोटा होता है और पार्टिसिपेंट ऑडियंस सबको उस टॉपिक के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और अंत में प्रॉपर कंक्लूजन निकालना ही है। अगर कंक्लूजन नहीं निकला तो फिर उस डिस्कशन का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिबेट। इट इज ए स्किल ऑफ प्रेजेंटिंग योर व्यूज ऑन ए टॉपिक गिवन बिफोर हैंड। जैसा कि इलोक्यूशन पे आपको टॉपिक बिफोर हैंड दिया गया था, उसी तरह से डिबेट में भी आपको टॉपिक बिफोर हैंड दिया जाता है, बट वहां पे टॉपिक पे ही बोलना होता है, पर यहां पे एक पेयर ऑफ कंटेस्टेंट होंगे जिसमें एक फॉर में बोलेगा और दूसरा अगेंस्ट में बोलेगा, आइदर इन फेवर ऑफ द मोशन और अगेंस्ट द मोशन। ये है इसकी खूबसूरती। इट इज अ स्किल ऑफ कन्विंसिंग द ओपोनेंट्स थ्रू योर स्पीच। अगर मैं फेवर ऑफ मोशन पे बोल रहा हूं
तो मेरे ओपोनेंट को भी मैं इसे एग्री करा लूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, वो जो बोल रहे हो वो गलत है, ये मुझे कन्विंस करनी है। अगर मैं अगेंस्ट में बोल रहा हूं तो मेरे ओपोनेंट को मैं कन्विंस करा लूंगा कि तुम जो बोल रहे हो गलत है, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। देन दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिबेट। सो दिस इज फॉर टुडे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।